हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में देखेंगे कि मंगोलियाई कंजूर जो लिपियां हैं वह क्या हैं। यह एक समसामयिक मुद्दा है। ठीक है, अब देखेंगे कि यह क्यों चर्चा में है, इसकी क्यों बातें हो रही हैं। तो उसको जानने के पहले हम मंगोलिया का एक सूक्ष्म अवलोकन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि मंगोलिया क्या है। ठीक है, तो मंगोलिया को देखते हैं। मंगोलिया पूर्व मध्य एशिया में चारों तरफ भूमि से घिरा यानी कि एक लैंडलॉक देश है। ठीक है, यह लैंडलॉक देश उसको कहा जाता है जो चारों तरफ से क्या होता है, किसी न किसी देश से घिरा होता है। और उसकी जो सीमा है देश से यानी कि भूभाग ही उसकी सीमा होती है। और उसका कोई भी छोर जो है, कोई भी किनारा किसी भी समंदर या किसी भी सागर महासागर से नहीं मिलता है। अब हम यह देखते हैं कि इसकी जो सीमा है उत्तर में रूस से मिलती है। ठीक है, उत्तर में इसको उत्तर दिशा में रसिया की बाउंड्री है। उसके बाद क्या है कि दक्षिण पूरब और पश्चिम में चीन है। ठीक है, दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में यह चीन है, यानी कि तीन तरफ से इसको चीन घेरे हुए है और एक तरफ से रसिया है। लेकिन क्या देखते हैं कि कजाकिस्तान भी इसके बहुत नज़दीक है। कजाकिस्तान का ये जो आप देख रहे हैं पूर्वी हिस्सा है और जो मंगोलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है वह एक दूसरे से दोनों बहुत नज़दीक हैं। और मात्र कितने हैं, ये इनकी दूरी जो है वह 38 किलोमीटर है, 38 किलोमीटर है। तो आप यह देख सकते हैं कि यहाँ से ये सटे हुए हैं दोनों, चाइना और रसिया इसको पूरे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। लेकिन ये कजाकिस्तान क्या है, इससे बहुत ही सटा हुआ है, यानी कि बस मात्र 38 किलोमीटर यह दूरी पर है इससे, मंगोलिया से। तो यहाँ पे इसका भी प्रभाव अच्छा खासा माना जाता है। तो आगे देखते हैं कि मंगोलिया की जो सीमा है कजाकिस्तान से नहीं मिलती, लेकिन इसकी जो सीमा क्या है यहाँ से बहुत नज़दीक है, यानी कि 38 किलोमीटर ही है। अब हम क्या देखते हैं कि उलान बटोर है इसकी राजधानी, और यह यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और इसकी राजधानी भी है। आप उलान बटोर को देख सकते हैं कि इसके इधर वाले नॉर्थ वाले हिस्से पर ही उलान बटोर है, इधर से पूरा रसिया है और चारों तरफ से आपको चाइना इसको घेरे हुए मिलेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बस थोड़ा सा अगर और यानी कि 38 किलोमीटर और सीमा अगर इस कजाकिस्तान की आ जाती तो पूरा पूरा यह इससे भी मिल जाता। लेकिन यह सिर्फ दो देशों से घिरा हुआ है और वो दो देश हैं चाइना और रसिया। ये मात्र थोड़ा के लिए रह गया है और 38 किलोमीटर की दूरी पर है इधर से, यानी कि इसका जो यानी हम बोल रहे हैं पूर्वी छोर कजाकिस्तान का और मंगोलिया का इधर का पश्चिमी छोर जो है वह एक दूसरे से मात्र 38 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कुछ और बातें हैं। उलान बटोर का शाब्दिक अर्थ होता है लाल बहादुर। उलान बटोर का क्या शाब्दिक अर्थ है, लाल बहादुर। भारत का जो इससे औपचारिक राजनयिक संबंध है वह शुरू हुआ था 1955 में। ठीक है, इन दोनों के बीच बहुत ही, अभी हमारे और मंगोलिया के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वहाँ भी बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित है और वहाँ के लिए काफ़ी वह पवित्र धर्म माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से होकर के यानी कि बौद्ध धर्म गया है तो यहाँ का कल्चर बहुत कुछ वहाँ पे देखने को मिलता होगा। यहाँ पे वही दिखाया गया है आपको, यहाँ आपको मंगोलिया दिख रहा है, मंगोलिया यहाँ दिख रहा है। और इसके बाद आप चारों तरफ से इसको लैंडलॉक पाएंगे, इंडिया से इसकी दूरी ऐसे मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि मंगोलियाई कंजूर लिपि क्या है। ठीक है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मार्च 2022 तक नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट NMM के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 संस्करणों के पुनर्मुद्रण के कार्य को पूरा करेगा, जो भारत और मंगोलिया के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, पांडुलिपि यानी कि जो उस समय के बहुत पुराने समय की जो हाथ से लिखी हुई लिपियां अभी बच गई हैं, हाथ से लिखे हुए यानी कि भोजपत्रों पे और भी जो भी चर्म पत्र थे, भोजपत्र थे, उन पर लिखे हुए लिखी हुई जो भी चीज़ें अभी बची हुई हैं उनको क्या बोलते हैं हम, तो उनको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि। सबसे ज़्यादा मैं बता दूं कि भारत के पास पांडुलिपियां हैं। विश्व में अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास पांडुलिपि है तो वह देश है भारत। अब वो क्या है कि जो भी मंगोलिया में लिपियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जो आपके पांडुलिपियां हैं, उनको क्या किया जा रहा है, एक उनकी मुद्रण, उनके पूरा 108 संस्करणों का मुद्रण करना है। अब उनके बहुत सारे संस्करणों का मुद्रण भारत की सहायता से हो रहा है। अब प्रमुख बिंदु क्या है, तो प्रमुख बिंदु हैं 108 खंडों में संकलित बौद्ध विहित पाठ यानी कि बुद्धिस्ट कोनिकल टेक्स्ट। ठीक है,
मंगोलियाई कंजूर को मंगोलिया में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पाठ माना जाता है। ये सारे इनको क्या किया जाता है, वहाँ पे सबसे अधिक धार्मिक पाठ माना जाता है। मंगोलियाई भाषा में कंजूर का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त आदेश, यानी कि जो भी महात्मा बुद्ध के आदेश थे और वो पांडुलिपियां में है, उन पांडुलिपियों को अब क्या किया जा रहा है कि सशब्द मतलब शब्दशः क्या किया जा रहा है, उनको उनका मुद्रण किया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं कि पांडु जो मंगोलियाई भाषा में कंजूर का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त आदेश, जो विशेष रूप से भगवान बुद्ध के द्वारा कहे गए शब्द को संदर्भित करता है। यह तिब्बती भाषा का अनुवादित रूप है। अब हम क्या देखते हैं कि मंगोलियाई बौद्धों द्वारा इस पाठ का आयोजन आदर स्वरूप किया जाता है और वे मंदिरों में कंजूर की पूजा करते हैं तथा पवित्र अनुष्ठान के रूप में दैनिक जीवन में कंजूर की पंक्ति का पाठ करते हैं। जैसे हम लोग अपने यहाँ बहुत सारे पाठों को करते हैं, वैसे ही ये क्या करते हैं, बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को मतलब आदेशों को पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में उसको उतारते हैं। अब मंगोलिया के लगभग प्रत्येक मठ में कंजूर की प्रतियों को रखा गया है। ये जो कंजूर हैं यानी कि जो उनके आदेश हैं, संक्षिप्त आदेश हैं, उनको मठों में हर मठ में रखा गया है। अब कंजूर की शास्त्रीय भाषा मूल रूप से मंगोलियाई है। ठीक है, उनकी जो भाषा है वह क्या है, मूल रूप से मंगोलियाई है और यह मंगोलिया को एक सांस्कृतिक पहचान प्रदान करने का स्रोत भी है। इससे क्या हो रहा है, मंगोलिया को पहचान भी प्राप्त हो रही है। अब पुनर्मुद्रण किए हुए प्रत्येक खंड को में मंगोलियाई भाषा लिखित कंजूर के सूत्र के मूल शीर्षक को इंगित करने वाली सामग्री कंटेंट होगी, सामग्री होगी यानी कि कंटेंट होगी, इसको मुद्रण किया जा रहा है पुनः। अब क्या देखते हैं कि मंगोलियाई कंजूर में के 5 खंडों का पहला सेट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं उनको प्रस्तुत किया गया है 5 खंडों का पहला सेट। अब इसको क्या करना है, 108 को पूरा करना है। ठीक है, अब उसका 5 खंडों का यह पहला सेट है जो हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है। यह आप देख सकते हैं, उसी चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। अब नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, तो इसके तहत इसको शुरू कब किया गया है, तो 2003 में शुरू किया गया है। यह शुरू किया गया है भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के तहत। ठीक है, फरवरी 2003 में। अब इनको क्या करना है कि संक्षिप्त ज्ञान का दस्तावेजीकरण करना है। ठीक है, इनको संरक्षण देना है, प्रचार प्रसार करना है इनका। अब यह जो मिशन है वह कब खत्म होगा, तो 2022 तक इसको पूरा करना है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या है भाई, तो इसके उद्देश्य है, इस मिशन का उद्देश्य दुर्लभ एवं अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना ताकि उनमें निहित ज्ञान शोधकर्ताओं, विद्वानों एवं आम जनता तक बड़े पैमाने पर पहुंच सके। जो ये मतलब जितनी मैन्युस्क्रिप्ट हैं, पांडुलिपियां हैं, इनको मुद्रण करने का यही मकसद है कि यह आम आदमी तक इसका पहुंच सके। अब मैन्युस्क्रिप्ट है, कोई कहीं जाएगा, अगर किसी संग्रहालय में जाता है वहीं पे देख पाता है, लेकिन अगर ये इनको मुद्रण कर दिया जाएगा यानी इनकी छपाई हो जाएगी तो यह लोगों के बीच में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे और इनका पाठ लोग कर सकेंगे और जान सकेंगे कि क्या थे बुद्ध के उपदेश, कैसे ये हमारे जीवन में इनको उतारा जा सकता है। तो यह एक समसामयिक मुद्दा था जो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।